चलिए, तो आज की क्लासेस में हम लोग टेंस पढ़ेंगे। तो टेंस को पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं टेंस होता क्या है। बताता है टेंस इट इज ए वर्ब बेस्ड मेथड। ये जो आता है ये वर्ब बेस्ड मेथड होता है, मतलब इसमें केवल वर्ब होते हैं। यूज टू इंडिकेट द टाइम, जो समय को बताने के लिए इसका यूज किया जाता है, संकेत करने के लिए यूज किया जाता है, समय को बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। एंड समटाइम्स द कंटिन्यूएशन, कभी कभी कंटिन्यूएशन मतलब ऐसे कार्य जो लगातार चल रही हो वैसे कार्य को बताने के लिए कभी कभी यूज होता है। और कंप्लीटनेस ऑफ ये एक्शन, और कभी कभी वैसे कार्य को बताने के लिए इसका यूज किया जाता है जो पूर्ण रूप से संपन्न हो गया हो। और स्टेट इन रिलेशन टू टाइम, और टाइम को इंडिकेट करने या संबंध को बताने के लिए भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। आस्ते अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के बारे में लोग बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखते राम आम खाता है। राम आम खाता है, हम जान रहे हैं कि राम जो है सो कोई एक्शन कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, राम ईट्स ए मैंगो। तो ये बता रहा है कि राम आम खाता है, मतलब एक निश्चित समय में ये कार्य जो है सो होता है। वे लोग खेलने जा रहे हैं, वे लोग खेलने जा रहे हैं, तो इससे क्या बोध होता है कि वो एक्शन जो है सो कंटिन्यूएशन में है, मतलब लगातार चल रही है। दे आर गोइंग टू प्ले, तो यहाँ पे वैसे कार्य के बारे में बात कर रहे हैं जो कार्य जो है संपूर्ण रूप से संपन्न हो गई हो, जैसे दे हैव ईटेन, तो ये क्या हो गया, कंप्लीटनेस हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि यहाँ पे जो ज्यादातर जो सेंटेंस पे हम लोग देखें, जो सेंटेंस जो लिखा हुआ है वो केवल इसमें वर्ब्स के बारे में बात हुई है। जैसे कि यहाँ पे बात किया ईट के बारे में, यहाँ बात किया गोइंग के बारे में, यहाँ बात किया ईटेन के बारे में। तो ये बता रहा है कि ये कोई निश्चित समय में ये कार्य हुआ था। यहाँ पे बता रहा है कि ये निरंतर जो है ऐसा कार्य चल रही है, और ये बताता है कि एक्शन जो है संपूर्ण रूप से फिनिश्ड हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि ये जो एक्शन जो है बता रहा है कि ये किस रूप में हो रहा है। तो इसी तरह से कार्य को बताने के लिए हम लोग टेंस का प्रयोग करते हैं। अब टेंस जो है सो मेनली 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। टेंस इज डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स। टेंस को 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। यहाँ पर हम लोग देखें जो टेंस जो दिया हुआ है केवल वर्ब्स के बारे में बात किया है। देखो सभी जगह वर्ब्स का ही यूज हुआ है। ये हो गया इट्स, ये हो गया गोइंग, और ये हो गया ईटेन। मतलब जो भी हम लोग सेंटेंस या वाक्य के बारे में स्टडी करेंगे उसमें सारे में वर्ब्स होंगे, बिना वर्ब का कोई भी वाक्य नहीं होंगे। टेंस को जो है सब मेनली 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन सा है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं, पास्ट के कितने होते हैं, फ्यूचर के कितने होते हैं। चलिए, तो हम लोग इसमें देखेंगे कि टेंस को किन किन भागों में डिवाइड किया गया है। तो प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, और पहला का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह से पास्ट का भी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं। दूसरा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम लोग पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। थर्ड है पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ भी हम लोग देख लिए कि पास्ट का इसका 4 होते हैं, और फ्यूचर के भी 4 होते हैं इसी तरह से। जैसे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस भी बोलते हैं। और दूसरा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम लोग फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, है हम लोग का फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे टेंस के बारे में यहाँ भाग देख लिए हैं कि कितने रूप्स होते हैं, कितने भाग होते हैं उसके। अब प्रत्येक के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम लोग
सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, तो यहाँ देखते हैं क्या होता है। तो बताता है कि इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन, ये ऐसे कार्य को बताने के लिए इसका यूज किया जाता है विच टेक प्लेस इन प्रेजेंट टाइम, जो वर्तमान समय में होता है। लाइक जैसे हैबिट, रिपीटेड एक्शन, अनचेंजिंग एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रिंसिपल, नेचर एंड आइडिया, ये सब कार्य को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑलवेज टेक, और हमेशा, ये कौन सा फॉर्म लेता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। बट रिमाइंड, लेकिन याद रहे, व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्शन, जब हम लोग ये सब एक्शन के बारे में बात कर रहे होंगे उस समय एक्शन नहीं हो रहा होगा। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं रूल्स के बारे में। तो रूल्स क्या है, बताता है कि ही सी इट सिंगुलर नेम के साथ में V5 लगेगा, आई के साथ में V1 लगेगा, यू वी दे और पी नेम्स मतलब प्लूरल नेम के साथ में V1 लगेगा। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट्स प्लस V1/V5, ये दोनों में से कोई एक यूज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कोई अदर। एग्जांपल्स है, राम खाता है। देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं कि राम खाता है, तो राम खाता है ये क्रिया जो है सभी पूर्ण रूप से इनडेफिनिट है। इनडेफिनिट मतलब क्या होता है, अनिश्चित है। ये कार्य जो है सभी अनिश्चित है, ये कब होगा इसकी यहाँ पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है, इतना बता रहा है कि राम खाता है। तो कब खाता है, तो आई थिंक जब उसे भूख लगती है तब वो खाता है। यहाँ क्या हो जाएगा, राम ईट्स। क्यों लगा ईट्स, क्यों हुआ यूज, V5 यूज हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखे हैं ही सी इट सिंगुलर नेम के साथ V5 लगेगा। तो राम यहाँ जो है, राम जो है से यहाँ एक सिंगुलर नेम है, तो सिंगुलर नेम के साथ हम लोग क्या करेंगे, V5 यूज कर देंगे। नेक्स्ट है तुम जाते हो, तो देखो यू गो जो है सो V1 है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है यू वी दे पी नेम्स के साथ में V1 यूज होगा, इसलिए V1 लगा। अब हम लोग इसके साथ में और एग्जांपल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। हैबिट है, अब हैबिट में हम लोग देखते हैं क्या होता है। सो तो राम खेलता है, तो राम खेलता है मतलब क्या हो गया कि राम को खेलने की आदत है, तो ये क्या हो गया, राम प्लेज। वह दौड़ता है, तो मतलब ही रन्स, वे लोग गाते हैं, तो दे सिंग। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंडेफिनिट का मतलब होता है क्या, अनिश्चित, मतलब ऐसा कार्य कब होगा इसकी कोई निश्चित नहीं है। ये क्रियाएं अभी पूर्ण रूप से अनिश्चित है, तो ऐसे क्रियाओं को बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है रिपीटेड एक्शन, वैसा कार्य जिससे आपको पता चले कि वो बार बार रिपीट होती है, लेकिन कब इसका कोई निश्चित नहीं है। जैसे कि वह रोज स्कूल जाती है, कब जाती है ये पता नहीं है, लेकिन वह रोज स्कूल जाती है, तो एवरीडे होने वाला ये वर्क है, तो क्या हो जाएगा, सी गोज टू स्कूल डेली। मैं प्रतिदिन उसे देखता हूं, तो क्या हो जाएगा, आई सी हिम या हर एवरीडे। वे लोग 5 बजे उठते हैं, तो वे लोग कब उठते हैं, तो 5 बजे उठते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि ये एक्शन जो है रिपीट होने वाला एक्शन है। तो दे गेट अप एट 5 o'clock। उसी तरह से हम लोग बात करेंगे अनचेंजिंग एक्शन के बारे में। तो अनचेंजिंग एक्शन वैसा कार्य जो कभी बदल नहीं सकती है, ठीक है। जैसे गाय दूध देती है, तो गाय दूध देती क्या हो जाएगा, काउ गिव्स मिल्क। तो देखिए काउ, गाय दूध देती है, ये कब देती है इसका कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, इंडेफिनिट है, ये कार्य पूर्ण रूप से क्या है, इंडेफिनिट है। कुत्ता भौंकता है, तो कब भौंकता है इसकी पता नहीं, ये क्रिया भी पूर्ण रूप से क्या है, इंडेफिनिट है। बाक्स होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ की बारे में हम लोग बात करते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में हम लोग बात करते हैं, ये है क्या, तो यूनिवर्सल ट्रूथ हम लोग बोलते हैं जो प्राकृतिक रूप से सच होते हैं वैसे घटनाओं को। जैसे सूर्य पूर्व में उगता है, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या लग गया, राइजेज लग गया, V5 यूज हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ सन जो है सो ये सिंगुलर है। नेक्स्ट, तारे टिमटिमाते हैं, तो क्या हो जाएगा, द स्टार्स ट्विंकल। तो देखो स्टार्स, यहाँ बहुत सारे स्टार्स है, इसलिए यहाँ पे V1 यूज किए हैं। सूर्य चमकता है, तो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, द सन शाइन्स।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आइडिया या नेचर के बारे में। तो क्या हुआ, राम अच्छा गाता है। तो देखो वो कैसा गाता है, अच्छा गाता है। तो ये क्रिया जो है सभी पूर्ण रूप से क्या है, इंडिफिनिट है। जैसे राम सिंग्स वेल, वह गाड़ी धीरे धीरे चलाता है। तो कैसे चलाता है, धीरे धीरे चलाता है। तो क्या हो जाएगा, ही ड्राइव्स स्लोली। तो यहाँ हम लोग आइडिया और नेचर के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पहला में राम अच्छा गाता है। तो देखिए यहाँ पे राम के बारे में कुछ बता रहा है, आइडिया एंड नेचर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं भव के फॉर्म्स के बारे में कि V1 और V5 कैसे बनता है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि V5 बनाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, S और ES लगाना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि आखिर में S किसके साथ लगता है और ES किसके साथ लगता है। तो हम लोग बात करते हैं ES जो है, सो जब भी कोई वर्ब के लास्ट में AEIOU मतलब वोवेल्स लेटर जब रहेगा तो उसके लास्ट में हम लोग ES लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पे रन है, लास्ट में कॉन्सोनेंट है तो इसमें इसे क्या लगेगा, S लग गया। गो, तो देखिए लास्ट में जो है सो क्या है, यहाँ पे वोवेल है। तो लास्ट में जो वोवेल्स है तो इसमें क्या लगा देंगे हम लोग, लास्ट में जो है सो क्या है, यहाँ पे वोवेल है तो क्या लगा देंगे, ES हम लोग लगा देंगे। ठीक है। अब इसमें राइट, तो राइट में देख रहे हैं कि पहले से मेरा वोवेल्स है तो हम लोग को पहले से ई पहले से है तो फिर से ई एस हम लोग को नहीं लगाना है। आप आदि फिर से ई एस लगा देते हैं तो इससे मीनिंग आपका बदल जाता है। और वर्ब का फॉर्म्स जब हम लोग बदलेंगे तो उसमें मीनिंग आपका नहीं बदलना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एस लगाएंगे। फिर कैच है तो कैचेस हो जाएगा, एस लग जाएगा। और उसके बाद फिर सी है तो सी में देखिए ऑलरेडी है यहाँ पे ई पहले से लगा हुआ तो सिर्फ हम लोग एस लगा देंगे। उसके बाद आते हैं V4 में। तो V4 कैसे बनता है, तो हम लोग बात करेंगे कि जब भी कोई वर्ब के लास्ट में ing ऐड कर देते हैं तो V4 बन जाता है। जैसे कि रन है तो क्या हो जाएगा, रनिंग हो जाएगा, डबल एन हो जाएगा, हो गया। तो क्यों हो गया डबल एन, तो हम लोग उसकी बात करते हैं। तो जब भी कोई वर्ब रहेगा तो उसके लास्ट लेटर से 3 लेटर तक हम लोग काउंट करेंगे। तो लास्ट से 3 लेटर तक आ गए तो यहाँ पे हमको अल्टरनेट मिल गया, अल्टरनेटिव मिल गया। क्या मिल गया, कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट। तो जब भी इस तरह से अल्टरनेटिव में रहे तो लास्ट वाले लेटर को हम लोग डबल कर देंगे तो लास्ट लेटर डबल हो गया। जैसे कि गो, इसमें 2 ही लेटर है तो लास्ट से हम लोग को 3 लेटर तक जाना पड़ता है तो ये क्या हो जाएगा, ING सिर्फ लग जाएगा। अब आता है यहाँ पे स्विम में। तो स्विम में कितने लेटर है, 4 लेटर है, 4 लेटर। तो हम लोग क्या करना है, लास्ट से 3 लेटर को हम लोग देखना है। तो कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट अल्टरनेटिव में आ गया तो ये क्या बन जाएगा, लास्ट में लेटर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये डबल हो गया। उसके बाद आते हैं राइट में। तो राइट में देखिए यहाँ वोवेल्स कॉन्सोनेंट वोवेल ये भी अल्टरनेट है तो इस हिसाब से डबल टी लगा सकते हैं। और यदि आप इसको हटा देते हैं और ING लगा देते हैं ये भी सही है, क्योंकि हम लोग को बोला है कि वर्ब के लास्ट में यदि ई रहेगा तो उस ई को हम लोग ड्रॉप आउट कर देंगे और ING लगा देंगे। ओके, तो ये हो गई V5 बनाने का हम लोग का तरीका। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH की। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हम लोग नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, राम नहीं खाता है, ये नेगेटिव हो गया जिसमें नोट लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, राम डज नॉट ईट। अब यहाँ पे डज क्यों लगा, अदर हेल्पिंग वर्ब्स क्यों नहीं लगा, इज आर एम वाज वर ये सब जो इतने सारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो सब क्यों नहीं लगा, आखिर में डू डज और फिर डू क्यों यूज हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि लिस्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स जब देखते हैं तो इसमें टोटल 24 होते हैं, 24 होते हैं जिसमें डू डज डिड ये सब सारे हेल्पिंग वर्ब्स होता है।
अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं तो कौन सा वर्ब यूज होता है, V1 और V5। तो यहाँ देख रहे हैं V1 वाला में डू आता है, हेल्प डू, V1 में डू आता है और V5 में डज आता है। तो मतलब ये है कि जिसके साथ हम लोग V1 का यूज करते हैं उसको नेगेटिव बनाने के लिए डू का यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू का यूज करेंगे और WH बनाने के लिए भी डू का यूज करेंगे। जिस सेंटेंस में जिस वर्ब के साथ में V5 का यूज होता है उसे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डज का यूज करेंगे। जैसे कि राम के साथ में कौन सा वर्ब यूज होता है, V5 मतलब जैसे वांट्स लग जाएगा, गोज लग जाएगा, रीड्स लग जाएगा, तो ये सब लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, V5 के बदले में एक V5 हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। अब ये डज जो है सो ये वर्ब के साथ साथ में हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर रहा है और नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है। तो ये क्या हो जाएगा, डजंट ईट। मतलब ये है कि यदि यहाँ पे ये नेगेटिव नहीं होता, यदि इसको हम लोग ऐसे एस लगा देते हैं तो ये हो जाता है राम नॉट ईट्स। अब नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है तो इस V5 के बदले में हम लोग क्या किए, यहाँ पे डज लगा दिए। अब ये जो डज है ये वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के जैसा काम करने लगा। ठीक है, नेक्स्ट में ही डज नॉट वांट टू ईट, तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया। वे लोग नहीं रोते हैं तो क्या हो जाएगा, दे डोंट वीप। अब देखो यहाँ पे डू का यूज हुआ, क्यों, क्योंकि दे के साथ में V1 का यूज होता है तो जिसके साथ V1 का यूज करेंगे उसके साथ में डू को लगाकर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है बनाएंगे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद डू, डज प्लस नॉट प्लस V1, फिर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो या फिर कोई अदर वर्ड आ जाएगा तो। ठीक है, इंट्रोगेटिव हम लोग किसे बोलते हैं, तो वैसा सेंटेंस जिसको क्या से स्टार्ट किया था, वैसे वाक्य जो क्या से स्टार्ट होता है। ठीक है, क्या राम खाता है, तो यहाँ पे क्या राम खाता है, तो जब भी कोई वाक्य में कोई भी वाक्य जब क्या से स्टार्ट होता है तो उसमें हम लोग व्हाट नहीं लगाते हैं, उस सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब को हम लोग बाहर कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ऐसे यूज करते हैं, यदि ये यहाँ पे नहीं रहता तो हम लोग इसे लिखते राम खाता है, तो ये होता है राम ईट्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया पहले, तो हम लोग राम के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तो यहाँ पे V5 है तो V5 वाला हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डज का प्रयोग कर देंगे, तो यहाँ डज लग जाएगा तो ये V5 फिर खत्म हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गया, फिर ये बन गया। उसी साथ ही यू के साथ V1 का यूज होता है तो हम लोग डू बाहर कर दिए और इंट्रोगेटिव बना दिए। यू के साथ V1 लगता है तो V1 वाला हेल्पिंग वर्ब बाहर कर दिए, इंट्रोगेटिव बन गया। इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, तो डू और डज के बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, V1 लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट और कोई अदर। ठीक है, अब बात करते हैं WH क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जैसे कि वैसा WH क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं तो जिससे हम लोग को क्वेश्चन पूछी जाती है। इसमें इंट्रोगेटिव में भी हम लोग को क्वेश्चन पूछा गया था लेकिन इसका आंसर हमेशा यस या नो के रूप में आया है। जैसे कि यदि कोई हमसे पूछता है क्या राम खाता है तो हम यस या नो में जवाब दे सकते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आंसर में हमेशा यस या नो आता है जिसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब को डायरेक्ट बाहर करके बनाते हैं। लेकिन जब वैसा क्वेश्चंस जिसमें हम लोग को रीजन देना पड़ता है, कारण बताना पड़ता है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, तो उसको दूसरे तरीके से बनाते हैं। तो क्या हो जाता है, वो क्या है, बीच में है, क्या से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राम क्या खाता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है राम क्या खाता है, तो हम इसे हाँ या ना में तो बता नहीं सकते हैं क्योंकि हमें रीजन देना पड़ेगा। तो वैसे सेंटेंस में, वैसे वाक्य के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो WH वर्ड रहेगा उसको बाहर कर देंगे। तो यहाँ पे व्हाट लिखा गया। अब WH वर्ड के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो हम लोग देख रहे हैं राम के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, V5। तो V5 वाला हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डज। तो डज यहाँ लग गया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद V1 लग गया डायरेक्ट। ओके, तुम स्कूल कब जाते हो, देखो कब जाते हो यहाँ पूछा जा रहा है कि तुम स्कूल कब जाते हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, व्हेन। अब WH है व्हेन, तो क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब लग गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब आ जाएगा और उसके बाद फिर अदर वर्ड।
ठीक है। राम और श्याम कब सॉरी क्या खाते हैं, राम और श्याम क्या खाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा व्हाट, क्या खाते हैं, तो यहाँ पे व्हाट हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि राम और श्याम जो ये सो सिंगुलर ये भी है सिंगुलर, दोनों मिलके प्लुरल हो गया, तो ये क्या बन गया प्लुरल हो गया। तो प्लुरल के साथ में जिसको हम लोग पी नेम्स बोलते हैं, मतलब प्लुरल नेम के साथ में क्या लगता है V1 लगता है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो V1 वाला हेल्पिंग वर्ब लग गया डू, तो यहाँ पे डू लग गया, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा गया पूरा, उसके बाद डायरेक्ट फिर वर्ब आ गया। इसका स्ट्रक्चर किसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो WH वर्ड्स के बाद हमेशा डू या डज लगेगा, उसके बाद हम लोग फिर जो है इसको सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद V1 लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड लगेंगे। ओके, तो ये रही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। चलिए तो हम लोग कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, ये खाने का काम यूएस बताता है कि ये अभी जो कार्य है वो अनिश्चित है, मतलब निश्चित नहीं है कि ये खाने का काम कब करेगा उसको, तो ये क्या हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। वह चलिए तो हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। तो एग्जांपल्स हम लोग पहला राम खाना खाता है, तो राम खाना खाता है, यहाँ पे बता रहा है कि राम खाना खाता है, मतलब ये जो काम है वो अनिश्चित है, अभी ये काम हो नहीं रहा है, अनिश्चित है, मतलब कब होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो वैसे काम को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राम ईट्स फूड। अब इट्स क्यों लगा, क्योंकि ये राम जो है सो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में आता है, तो उसके साथ हम लोग V5 लगाते हैं। नेक्स्ट वह स्कूल जाती है, तो वह स्कूल जाती है, ये अभी बता रहा है कि वह स्कूल जाती है, ये काम जो है अनिश्चित है, कब होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सी गोज टू स्कूल, तो यहाँ गोज लग गया V5, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सी जो है सो ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में आता है। नेक्स्ट वे लोग खेलने लगते हैं, देखिए वे लोग खेलने लगते हैं, इससे ये पता चलता है कि जब हम उसे कोई काम करने के लिए कहते होंगे तो उस काम को ना करके वो कोई अदर काम में एंगेज हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन कब इसकी कोई निश्चित नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसको, वे लोग खेलने लगते हैं, तो दे बिगन टू प्ले। नेक्स्ट क्या वह मुझे मारता है, क्या वह मुझे मारता है, इसमें क्वेश्चन कर रहा है। तो हम लोग WH क्वेश्चन में हम लोग पढ़ चुके थे कि जब भी कोई वाक्य के फर्स्ट में क्या से, जब भी कोई वाक्य क्या से जब स्टार्ट होता है तो हम लोग उसका हेल्पिंग वर्ब को बाहर करके इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो ये क्या मिलेगा थर्ड पर्सन के साथ में कौन सा वर्ब लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, कौन सा वर्ब लगाते हैं V5 लगाते हैं। तो V5 वाला हेल्पिंग वर्ब जैसे कि डू, डिड, डन, डूइंग और डज होता है, डज V5 में आता है, तो ये V5 के बदले में हम लोग यहाँ पे क्या किए इसके साथ V5 वाला हेल्पिंग वर्ब लगाकर इसे इंट्रोगेटिव बना दिए। नेक्स्ट है सीता क्यों रोती है, सीता क्यों रोती है, यहाँ पे WH क्वेश्चन हम लोग को पूछ दिया है, इसमें हम लोग को रीजन बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो व्हाई डज सीता वीप। देखिए WH के बाद हम लोग को हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है, तो इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, तो यूज होगा V1 वाला हेल्पिंग वर्ब डू और V5 वाला डज यूज होगा। तो इसके साथ हम लोग डज यूज करके WH बनाए। वह कैसे जानती है, वह कैसे जानती है, तो ये WH क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। ओके, तो WH क्वेश्चंस के साथ हम लोग क्या करेंगे V5 वाला हेल्पिंग वर्ब लगा दिए, क्योंकि यहाँ सी है, उसके बाद फिर गो हो जाएगा। नेक्स्ट है वह बोलने क्यों लगती है, वह बोलने क्यों लगती है, मतलब यहाँ पे कब बोलती है यहाँ पे कोई निश्चित नहीं है, लेकिन वह बोलने क्यों लगती है ये WH क्वेश्चन पूछ दिया। तो why does she begin to speak। ओके, अब नेक्स्ट की बात करते हैं, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, यहाँ पे WH क्वेश्चन पूछी जा रही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे where do you live। नेक्स्ट है मैं क्यों पढ़ाता हूँ, मैं क्यों पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा why do I teach। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट
हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पे वांट वाला यूज में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई भी वाक्य में वांट के साथ साथ में कोई अदर और भर्ब्स हो तो हम लोग को पहचानना पड़ जाता है कि इन दोनों में से कौन सा मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब हम लोग उसी को बोलते हैं जो सबसे पहले होता है। तो इसमें चाहेंगे तभी हम लोग पढ़ाएंगे। तो ये चाहना जो है, चाहता जो है क्या हो जाएगा, ये एक मेन वर्ब हो जाएगा। तो मेन वर्ब में ही हम लोग V1 और V5 का अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई वांट टू टीच यू। ओके, नेक्स्ट, वह देश की सेवा करता है। वह देश की सेवा करता है, ये भी कार्य जो है सभी अनिश्चित है। तो क्या हो जाएगा, ही सर्व्स द कंट्री। नेक्स्ट, तुम क्यों खाते हो। तुम क्यों खाते हो, यहाँ पे देखिए WH क्वेश्चन पूछ रहा है। और WH क्वेश्चंस के बारे में हम लोग जानते हैं कि WH वर्ड पहले लगता है, तो WH वर्ड लगा दिए। और WH वर्ड के बाद हम लोग को क्या लगाना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब। तो यू के साथ में V1 लगता है, तो V1 वाला हेल्पिंग वर्ब लगा दिए। उसके बाद फिर इट हो गया। नेक्स्ट हो गया, आप लोग मुझे कैसे जानते हैं। आप लोग मुझे कैसे जानते हैं, तो यहाँ पे पूछ दिया हाउ। WH क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाउ डू यू नो मी। ओके, नेक्स्ट, मैं तुमसे क्यों मिलता हूं। मैं तुमसे क्यों मिलता हूं, तो क्या हो जाएगा, व्हाई डू आई सी यू। सी यू की जगह आप मीट भी यूज कर सकते हैं, तो यू हो जाएगा। उसके बाद मैं खाना बनाना जानता हूं। तो देखिए मैं खाना बनाना जानता हूं, नो हाउ टू का हम लोग यूज पहले पढ़ चुके हैं। तो बनाना जानता हूं इसका मतलब है कि खाना कैसे पकाया जाता है वो हम जानते हैं, मतलब पूरा होल मेथड हमें पता है कि कैसे बनता है। तो वैसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आई नो हाउ टू कुक फूड। अब टू के बाद जब भी कोई वर्ब आता है तो V1 होता है। नेक्स्ट है, वह चाय पीता है। देखिए वह चाय पीता है, कब पीता है इसकी कोई निश्चित नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ही टेक्स टी। तो देखिए V5 लग गया थर्ड पर्सन के साथ में। राम खाता है, तो राम क्या है यहाँ पे, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नेम है। तो सिंगुलर नेम के साथ हम लोग क्या करेंगे, V5 यूज करेंगे। नेक्स्ट है, तुम जानते हो। तुम जानते हो, देखो जानने के साथ में यहाँ पे और कोई अदर वर्ब्स नहीं आया, इसलिए सिर्फ नाउ लिख कर छोड़ दिए। और यहाँ पे हम लोग देखे थे यहाँ पे हम लोग देखे थे कि इस जानने के साथ में एक और वर्ब है, मतलब जानना के साथ में जब भी कोई अदर और वर्ब रहेगा तो वहां पे क्या करेंगे हम लोग, हाउ टू यूज करके नेक्स्ट वाले वर्ब को लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे सिंगल है, इसके साथ और कोई वर्ब नहीं है, इसलिए सिर्फ केवल नो यूज होगा। ओके।